हाय एवरीवन, मेरा नाम है हर्षद मिश्रा। मैं आ गया हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो क्लास 11 क्लास 12 और IIT JEE और एडवांस में जो सिलेबस में आता है मोल कॉन्सेप्ट, जो कि केमिस्ट्री के स्टार्टिंग चैप्टर्स में आते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि इनसे बेसिक और जो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं वो इन पे इंडिपेंडेंट होते हैं, सॉरी इस पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर है, इससे बच्चे बड़े डरते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मोल कॉन्सेप्ट के जो फॉर्मूले होते हैं कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगता है, तो ठीक है, तो मैं इन फॉर्मूले के थ्रू क्वेश्चन कराने से पहले कुछ अच्छे तरीके से, मैं दूसरे तरीके से मैं इन्हीं क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट के ही क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से कराने की कोशिश करूंगा और आपको सिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। और ये जो कि कुछ जो फॉर्मूले डायरेक्ट दे दिए जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं, उन फॉर्मूले को मैं एक अच्छे से डेराइव करके अच्छे से बताऊंगा और उनको थोड़ा इजी फॉर्म में बनाऊंगा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप बेसिक से रेफर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइज, इसमें पहला जो टॉपिक होगा वो होगा रिलेटिव एटॉमिक मास का। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रिलेटिव एटॉमिक मास का। आपको इस टॉपिक से ही पता चल रहा होगा ये इस क्या पूछा जा रहा है। किसी सब्सटेंस का रिलेटिव मास, किसी सब्सटेंस का एटॉमिक मास किसी के रिलेटिव में अब किसके रिलेटिव में, कार्बन के आइसोटोप जो कि C12 होता है उसके रिलेटिव में इसका एटॉमिक मास बताओ। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब क्या होता है, किसी के रिलेशन में एटॉमिक मास बताना। तो हमारा जो केमिस्ट है, जो कि हमारे केमिस्ट्री में बताया गया है कि हमें कुछ भी कंपेयर करना हो तो हम कार्बन के C12 आइसोटोप से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमारे बुक में जो पहले फॉर्मूला गिवन होता है, ठीक है, जिससे बच्चे घबराते हैं, वो क्या होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट सब्सटेंस, मतलब जिस सब्सटेंस का निकालना है, ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इन फॉर्मूले से बच्चे डरते हैं। क्या फॉर्मूला है कि मास ऑफ द वन एटम ऑफ दैट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस के एक एटम का मास को डिवाइड कर देंगे C12 के वन एटम के, एक एटम के मास के 12वें हिस्से से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास बता है। पर अगर मैं ऐसे नहीं समझाने वाला हूं, मैं थोड़ा सा और अच्छे से कुछ इनमें अंदर घुसते हैं और इन फॉर्मूले को दूसरी तरीके से सॉल्व करते हैं और छोटा बनाते हैं। ठीक है, अब कैसे, अब मास ऑफ द वन एटम ऑफ दैट सब्सटेंस, अब एक एटम का जो मास होता है वो कौन डिसाइड करता है। एक एटम का मास बेसिकली कि उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिसाइड करता है। हालांकि उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, पर हम अपने लोअर क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसकी तरीके से हम एटम का मास सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के प्लस करने से ही निकालते हैं, मतलब कि एक एटम का मास डिसाइड सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के वेट से ही होता है। और हर एक एटम का, हर एक इंडिविजुअल एटम का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास सेम होते हैं। ठीक है, ये आप समझ रहे, उम्मीद कि आप पढ़े होंगे आप लोअर क्लासेस में। ठीक है, तो एक एटम का जो कि मास है वो डिफाइन करता है, एक एटम है, इसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही कहते हैं, जब इनका कॉम्बिनेशन कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। और ये न्यूक्लियॉन्स ही डिसाइड करते हैं इसका मास, कितने न्यूक्लियॉन्स है ये डिसाइड करते हैं इसका मास। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो फिक्स ही होता है, ये तो हम जानते ही हैं। ठीक है, तो हम इस जब एक एटम का मास न्यूक्लियॉन्स डिसाइड करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट सब्सटेंस को, मींस एक एटम के मास को हम लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ द न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम, हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख क्या रहे हैं न्यूमरेटर में, टोटल न्यूक्लियॉन्स मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम। तो कैसे लिखा मैंने न्यूक्लियस, क्योंकि एक एटम का मास एक न्यूक्लियॉन ही डिसाइड करता है। न्यूक्लियॉन क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। एक न्यूक्लियॉन ही डिसाइड करता है एक एटम का मास, अपॉन में 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन के C12 एटम। ठीक है, एक कार्बन में कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं,
6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, और उनको अगर इक्वल करें 12 न्यूक्लियॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं एक कार्बन एटम में, तो उनको अगर प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स, वो 12 न्यूक्लियॉन्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन ऑफ C12 एटम। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ टोटल न्यूक्लियस। अब टोटल न्यूक्लियन के मास को कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसको भी मीन्स आप आई होप आप समझ रहे होंगे, पर इसको और थोड़ा तोड़ते हैं। अगर हम मान लो एक न्यूक्लियन के मास, हमें पता चल जाए टोटल न्यूक्लियन कितने हैं, उसका नंबर पता चल जाए, और एक न्यूक्लियन का मास पता चल जाए, तो हम उसको मल्टीप्लाई करके पता लगा लेंगे। ठीक है, तो हम उसी तरह लिखते हैं, मास ऑफ टोटल न्यूक्लियस में हम लिखते हैं टोटल न्यूक्लियन पता चल जाए, और एक न्यूक्लियन का मास पता चल जाए, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, तो हम मास ऑफ टोटल न्यूक्लियस निकाल लेंगे अपॉन 1/12 इंटू 12 को ऐसे उतार लेंगे, मास मीन्स अब इस ये क्या होगा, मास ऑफ 12 न्यूक्लियन ऑफ C12 एटम। 12 न्यूक्लियन के मास को लिखो तो 12 इंटू 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, इसका टोटल मास आ जाएगा 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। अब देखिए ये 12 से 12 कैंसिल हो गया। अब मास ऑफ 1 न्यूक्लियन और मास ऑफ 1 न्यूक्लियन हमारा कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा, एक न्यूक्लियन में क्या होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, और एक न्यूक्लियन क्या होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, और हर एक प्रोटॉन और हर एक न्यूट्रॉन का मास फिक्स होता है, और एक एटम में एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, और दूसरे एटम में एक ही प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, तो उनके मास सेम होंगे, जिसकी वजह से ये और ये कैंसिल हो गए। तो बचा क्या हमारा, टोटल न्यूक्लियॉन्स। क्या कह रहे हो इसका मतलब, टोटल न्यूक्लियॉन्स मतलब भैया कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, ये सब तो होता ही है, पर अगर हम इसको डायरेक्टली ये हो सकते हैं, टोटल न्यूक्लियॉन्स, एक एटम में, एक सब्सटेंस के एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है, वही बताता है रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, वही बताता है रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या होता है। अब भैया इतना तो बता दिया आपने, ठीक है, मान लो हमें कुछ एग्जाम्पल देके बताओ, हम ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, टोटल न्यूक्लियॉन्स समझ नहीं आ रहा है, हम बस इतना बता टोटल न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैंने बोला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, और एग्जाम्पल ले नाइट्रोजन और कैल्शियम, ठीक है, और ले सोडियम। भैया इन सब का हमें इंडिविजुअली हमें रिलेटिव एटॉमिक मास पता करके बताइए आप, हम इस टोटल न्यूक्लियन के फॉर्मूले से हमें रिलेटिव एटॉमिक मास बताइए, हम समझ आएंगे। मैंने कहा कि न्यूक्लियस क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन। ठीक है, हम इसमें एक बार हम अच्छे से डिटेल में बताना चाहते हैं, तो इसमें एक बार लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कितने होते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और एक प्रोटॉन होता है, 0 न्यूट्रॉन होता है। ऑक्सीजन कितने होते हैं, 8 ऑक्सीजन में कितने 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। कार्बन में कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। नाइट्रोजन में 7 होते हैं, 7 और 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। और कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन। और सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सोडियम में इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं, और प्रोटॉन कितने होते हैं, वो भी 11 होते हैं, पर न्यूट्रॉन कितने होते हैं, वो होते हैं 10। ठीक है ना, वो होते हैं 12, होते हैं 12। हाँ ठीक है भैया, अब देखो ये तो नॉलेज हमें पता रहना चाहिए, क्योंकि आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आए। भैया मेरे इनका रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करके बताओ। रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए हमें प्रोटॉन और टोटल न्यूक्लियस की जरूरत होती है, जिसमें टोटल न्यूक्लियस में क्या आते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आते हैं। हाँ, तो बेसिकली हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का अगर सम कर दे तो रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा। क्या कह रहे हो भैया, हाँ मैं सही कह रहा हूँ। ये तो है, मैंने बताया टोटल न्यूक्लियस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन के रिलेटिव एटॉमिक मास 1 आ जाएगा। ऑक्सीजन का 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, टोटल करेंगे तो 68। कार्बन का 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, टोटल करेंगे 12। नाइट्रोजन का 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, टोटल करेंगे 14। कैल्शियम का 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन 40। एंड सोडियम का 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन 23।
क्या ये रिलेटिव एटॉमिक मास भैया सही है? हाँ बिल्कुल सही है भैया। ये तो इस फॉर्मूले से आया, टोटल न्यूक्लियस है, हाँ इस फॉर्मूले से आया, ये भी सही है। तो क्या भैया इसको जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो रिलेटिव एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए। बेसिकली मैं जे के बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा कि आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। मीन्स बेसिक से नहीं पढ़ाएंगे भैया, टॉपिक को छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैं सारा टॉपिक कवर करूंगा बस पार्ट वाइज वीडियो में, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो गाइस अब हम इतना ये समझ में आ गया, ये निकल गया। अब इसके एक दूसरा जो टर्म है वो क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। इस एटॉमिक मास के एक यूनिट को समझते हैं, ठीक है। इस एटॉमिक मास के यूनिट को समझते हैं। दूसरा टर्म, दूसरा टर्म क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। बेसिकली इसको लिखते हैं AMU और U। अब भैया ये AMU और U क्या होता है? बेसिकली मान लो कि आपका कोई फ्रेंड है, आपने उससे पूछा कि भाई तुम्हारा वेट कितना है, तो बेसिकली बता देगा, ऐसे मान लो कि उसने बताया 200, मुझे चार्ट हो गया है, वो बताएगा कि 50 है। तो आप क्या, आपके दिमाग में क्या आएगा? 50 ग्राम बता रहे हैं, 50 मिलीग्राम बता रहे हैं, ये सब तो नहीं आएगा ना। आपको तुरंत डायरेक्टली तो समझ में आ जाएगा कि ये बता रहा है 50 किलोग्राम। मतलब कि इस मेरे फ्रेंड का वेट जो मिनिमम हो सकता है वो 1 kg हो सकता है, मिलीग्राम तो मैं होगा नहीं, मिनिमम 1 kg तक जा सकता है। मतलब मिनिमम वेट उसका 1 kg हो सकता है, तो मैक्सिमम उसका क्या है, उसका एग्जैक्ट वेट 50 है। तो 50 से आप क्या समझे? 50 किलोग्राम। इसीलिए और जो एटम होते हैं उनके वेट्स बहुत कम, उनका जो वेट होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, जो कि ग्राम और किलोग्राम मिलीग्राम में नहीं नापा जा सकता। इसलिए उनके लिए एक नई यूनिट डिफाइन की गई है, AMU एटॉमिक मास यूनिट, और U यूनिफाइड मास, ठीक है। AMU और U, और AMU और U को भैया थोड़ा सा और अच्छे से बता देते तो थोड़ा सा मुझे और अच्छा समझ आ जाता, ठीक है। तो हमारे बुक में डिफिनेशन क्या दिए गए हैं कि AMU और एक U, एक एटॉमिक मास क्या होता है कि 12th part of mass of C12 एटम। C12 एटम के 12वां हिस्सा को हम एक एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। C12 एटम के 12वें हिस्से को हम एक एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। यही हमारा डिफिनेशन। भैया थोड़ा सा और इजी कर देते तो और आसान हो जाता। मैंने कहा जैसे कि मैंने पिछले में रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं किया था, उसी तरह इसमें कहते हैं 1/12 इनटू मास ऑफ C12 एटम में कितने न्यूक्लियन होते हैं? 12 न्यूक्लियन होते हैं। 12 न्यूक्लियन इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। बेसिकली ये मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो ये 12 कट जाएगा, बचा क्या? मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। मास हम 1 न्यूक्लियन को लिख सकते हैं 1 यूनिफाइड मास और 1 AMU। इसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। और मान लो अगर ये ग्राम में पूछा जाए तो ये हो जाता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। आई होप गाइस इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब मैं इस अगला टॉपिक है, इसको समझ लीजिएगा। अगला जो टॉपिक है इससे रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्या है? एटॉमिक मास मिस एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। इसके हल्का सा रिलेटेड होगा इसमें, ठीक है। तो उसको पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप इतना आपने नोट कर लिया होगा, इतना आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, मीन्स ये चैप्टर समझ में यहाँ तक मैंने जितना पढ़ा नहीं आया, तो आप एक फिर से वीडियो को देख सकते हैं रिमाइंड करके, ठीक है। तो हमारा तीसरा टर्म है वो क्या है? एटॉमिक वेट, और इसी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट। इसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। अब एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट भैया पता क्या है? जस्ट एक एग्जांपल की तरफ से मैं बताता हूँ, ठीक है। एक एटम है, एक क्या है, मैंने क्या लिया, एक एटम लिया, उसमें 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। भैया ये इलेक्ट्रॉन क्यों ढूंढ के रखो, क्योंकि ये तो मास में
मीन्स कोई भी इनका रोल नहीं होता इलेक्ट्रॉन का। हाँ ठीक है, मान लिया 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। इसमें मैंने कहा टोटल कितने न्यूक्लियॉन है। बेसिकली ये कार्बन एटम है, आप समझ गए 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन तो उसी में होते हैं। बेसिकली मान लो मैंने पूछा इसमें कितने न्यूक्लियॉन होते हैं, टोटल न्यूक्लियॉन आपने बोला इसमें 12 न्यूक्लियॉन है। मैंने कहा इसका मास कैसे डिफाइन होता है, कहते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन दैट एटम इज नोन एज मींस दैट डिफाइन है मास ऑफ द एटम। इसमें जो टोटल न्यूक्लियॉन्स है वही मास इसके डिफाइन करते हैं। मैंने कहा ठीक है। अगला मैंने कहा कि एक न्यूक्लियॉन का मास कितना होगा। आपने कहा मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। आपने कहा मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, अभी मैंने मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन पढ़ा था 1 U होता है। ठीक, समझ गए? ठीक। अब हम बात करें कि मींस ये एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब देखो एक एटम का वेट या मॉलिक्यूलर वेट कैसे डिफाइन होता है, उसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है, उसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है। मतलब कि टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने प्रेजेंट और एक न्यूक्लियॉन का वेट कितना प्रेजेंट है। एक न्यूक्लियॉन का मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, इसी से हमारा एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट आता है। कैसे, टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने, मान लो कि 5 टोटल न्यूक्लियॉन्स हैं और मास ऑफ द 1 न्यूक्लियस कितना है, मास ऑफ द 1 न्यूक्लियस 1 U है। 5 × 1 U इक्वल टू 5 U। हमारा एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट क्या आ जाएगा, 5 U आ जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल से बताओ भैया। मान लो मैंने ऑक्सीजन का मैंने कहा एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट बताओ। ठीक है, एटॉमिक वेट बताओ। तो तुमने कहा कि भैया इसमें तो टोटल न्यूक्लियस कितने प्रेजेंट होते हैं, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। मींस इसमें 8 8 16 तो न्यूक्लियस होते हैं और मास ऑफ द 1 न्यूक्लियस क्या होता है, 1 U होता है। अरे भैया ये हो गया 16 U। तो ये हो गया एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। भैया कार्बन का बता दो, कार्बन का 12 न्यूक्लियस होते हैं और एक U उसका मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन हो गया 12 U। हाँ भैया मैं समझ गया। ठीक है, चलो ठीक है, इतना आप समझ गए। अब मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, 1 2 3 क्वेश्चन कराऊंगा और उनका लेवल में हाई करते जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन। ठीक है, आप उन क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए और उनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने कहा H2O मॉलिक्यूल का मुझे एटॉमिक वेट बताओ। H2O मॉलिक्यूल का हमें मॉलिक्यूलर वेट बताओ। H2O तो एक मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर वेट भैया आपने अब तो एक एलिमेंट का बताया, मैं मॉलिक्यूल का कैसे निकालूं। मैंने कहा सिंपल है, मैंने जो फॉर्मूला बताया। कहा भैया आपने क्या बताया, मैंने कहा टोटल न्यूक्लियस कितने हैं और एक न्यूक्लियन का मास कितना है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल न्यूक्लियस पता चल जाएंगे और सॉरी उसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट पता चल जाएगा। आपने कहा हाँ भैया तो आप सही कह रहे हो, चलो एक बार सॉल्व करते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा हाइड्रोजन H2O है, इसमें हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन में कितने न्यूक्लियस होते हैं भैया, उसमें हाइड्रोजन में तो एक न्यूक्लियस होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन तो 1 होते हैं, न्यूट्रॉन तो 0 होता है। हाँ, तो उसमें एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, पर ऐसे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीजन का भैया आपने कहा था 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन तो इक्वल टू 16 होता है। ठीक है, मैंने कहा इन टोटल कितना हो गया भैया, आपने टोटल लिखा हो गया 18। मैंने कहा हाँ, तो इसमें 18 न्यूक्लियस है। मैंने कहा हाँ 18 न्यूक्लियस है। आपने कहा हाँ भैया, तो आगे क्या करें। मैंने कहा अब तो फॉर्मूले में पुट कर दो, टोटल न्यूक्लियस कितने हैं 18 इंटू मास ऑफ द 1 न्यूक्लियन भैया 1 U कितना हो गया 18 U 18 U। तो भैया ये H2O का मॉलिक्यूलर वेट 18 U। मैंने कहा हाँ भैया तो आसान है। मैंने कहा हाँ, तो भैया एक और क्वेश्चन कराओ थोड़ा सा अपर लेवल। मैंने कहा ठीक है चलो करते हैं। मैंने कहा एक थोड़ा सा इसका ये क्वेश्चन था, इसका थोड़ा सा अपर लेवल बता दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ molecules in 50
ग्राम ऑफ 50 ग्राम ऑफ 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। चलो ये देते हैं 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो सैंपल है उसमें बताओ कितने मॉलिक्यूल है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें बताना है। हाँ भैया, पर भैया इसका वेट एक मिनट। तो मैं क्या कह रहा था, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फाइंड द atomic weight, molecular weight, atomic weight चाहे जो बोलते हैं, molecular weight, atomic weight of 50 ग्राम एक मिनट में क्वेश्चन को फिर से लिख कर देता हूँ। फाइंड द atomic weight and molecular weight of 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ भैया चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे भैया? भैया तो मोल कॉन्सेप्ट तो आता नहीं है, फिर उसमें फॉर्मूला था पर फॉर्मूला मैंने याद नहीं किया। मैंने कहा ठीक है विफल, तो ये सब फॉर्मूला तो विफल तो है, मेरा फॉर्मूला ही हो जाएगा। भैया हाँ तो कैसे हो जाएगा भैया? मेरे का फॉर्मूला मैंने क्या बताया भैया? आपने एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला तो ये बताया था कि टोटल न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। हमने कहा हाँ। कह रहा भैया इसमें अगर मुझे पता चल जाए कि टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं तो मैं बता दूंगा कि इसका मास कितना है 50 ग्राम का। मैंने कहा हाँ ठीक है, चलो जरा सॉल्व करते हैं। भैया अगर इसमें टोटल न्यूक्लियॉन्स 50 ग्राम में पता करने हैं, पर अगर उससे पहले हम पता कर लें कि एक कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल में कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं, एक कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल में कितने होते हैं, तो हमें उसे 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने कहा हाँ आइडिया तो सही कर रहे हो। आपने कहा हाँ ठीक है करते हैं। मैंने कहा ठीक है करो। कैल्शियम कार्बोनेट, चलो न्यूक्लियॉन फाइंड करते हैं। हमने कहा हाँ चलो फाइंड करते हैं। कैल्शियम का न्यूक्लियॉन कितने होते हैं? 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें 40 हो गए। हमने कहा सही कह रहा हूँ। कार्बन आया, कार्बन में कितने होते हैं? 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 12 होते हैं। प्लस ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन होते हैं, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन 16 होते हैं भैया। पर ये ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल है, ये तो 3 कर देंगे, टोटल आ जाएगा 100। भैया एक कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल में कितने न्यूक्लियॉन होते हैं? 100। मैंने कहा हाँ ठीक है, पर यहाँ पे 50 मॉलिक्यूल है, 50 मॉलिक्यूल है। हाँ तो इसमें कितने न्यूक्लियॉन होंगे? 50 इंटू 100 5000 न्यूक्लियॉन। भैया ये तो इजी हो गया। हाँ मैंने कहा न्यूक्लियॉन होते तो क्या कह रहे? हाँ भैया। मैंने कहा मास ऑफ द मॉलिक्यूल कितना है? भैया एक 1 U है। मैंने कहा पता तो चल गया ना मॉलिक्यूलर वेट कितना? कह रहा हाँ भैया। मैंने कहा मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 5000 न्यूक्लियॉन है टोटल इंटू 1 U 5000 U। ओ माय गॉड भैया ये आसान था। मैंने कहा हाँ तो आसान तो था ही। बेसिकली मैंने जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूले के बेस था, बस हमें पता करना था कि कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे प्रेजेंट इसमें। मैंने इसके लिए मैंने इसमें पता किया कि एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, और एक मॉलिक्यूल में जितने थे मैंने इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल आ गया, और टोटल आ गया तो उसको 1 U से मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आ गया। हाँ भैया आसान था भैया, एक लेवल अपर कर दो। मैंने कहा ठीक है चलो करते हैं, एक थोड़ा सा और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट, इसे फ्रेम करें। फाइंड द टोटल वेट ऑफ एक काम करते ना, फिर आपसे क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है? हाँ एक क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है? फाइंड द
फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 30 ग्राम ऑफ CO2 सैंपल। अरे भैया भैया इसमें तो मोल कॉन्सेप्ट पक्का यूज होगा, इसमें तो होगा नहीं, ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं होगा भैया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं भैया। मैंने कहा हाँ फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 30 ग्राम में CO2 के सैंपल में पता करने हैं। मैंने कहा हाँ, थोड़ा सा समझ नहीं आया ये क्वेश्चन, थोड़ा इजी बता दो, थोड़ा सा और जल्दी से समझा दो। मैंने कहा ठीक है। जस्ट इमेजिन एक 100 किलो का बक्सा है, 100 किलो का बक्सा, इसमें बहुत सारे सेब भरे थे, बहुत सारे सेब भरे थे। 100 किलो का बक्सा है, बहुत सारा सेब मैंने भर दिया, इसमें 100 किलो का इसका वेट हो गया टोटल। और इसमें एक सेब का वेट 1 kg है, 1 kg, एक एप्पल का वेट 1 kg है और इसमें 100 किलो टोटल है। तो मैंने पूछा कितने एप्पल होंगे इसके अंदर। आपने कहा ये तो ठीक है भैया, टोटल वेट कितना है 100 और एक कितना है 1 kg और ये 100 kg है, डिवाइड करेंगे 100 एप्पल आ गया। मैंने कहा वही तो फाइंड करना है, क्वांटिटी तो पता, क्वांटिटी ही तो पता करना है, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल। हमें टोटल वेट तो गिवन ही है और एक CO2 सैंपल वेट एक इसका एक मॉलिक्यूल का CO2 का जितना होगा वेट वो लिख देंगे। भैया वेट तो पता करने के लिए हमें न्यूक्लियस फाइंड करना है, न्यूक्लियस को 1U से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा। भैया ये तो आसान था भैया। हमने कहा हाँ भैया, बस थोड़ा सा डिटेल समझना था। मैंने कहा हाँ ठीक है, चलो आप सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 30 ग्राम ऑफ CO2 सैंपल। अब एक CO2 सैंपल में कितने, एक CO2 सैंपल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, सॉरी कितने न्यूक्लियॉन होते हैं। एक कार्बन में होते हैं 12, एक ऑक्सीजन में होते हैं 16 into 2 इक्वल टू कितने हो गए 44 हो गए। हाँ भैया ये तो सही है, 44 हो गए भैया। लेकिन हमें ये तो 44 न्यूक्लियस हो गए, पर इसका अभी एटॉमिक वेट कितना है। पर मैंने कहा ठीक है, एटॉमिक वेट पता करने का हमें फॉर्मूला क्या लगाया था, टोटल न्यूक्लियस 44 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन 1U इक्वल टू 44U। हाँ भैया, मैंने कहा इसका वेट पता चल गया, एक का वेट पता चल गया और टोटल वेट पता चल गया, अब निकाल दो। आपने कहा हाँ भैया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें फाइंड करना है ना, मॉलिक्यूल। आपने कहा टोटल कितना है 30 ग्राम और एक का कितना है 44U। आपने कहा भैया आंसर, मैंने कहा नहीं आंसर। आपने कहा भैया आंसर आ गया, मैंने कहा कहाँ गया, ये ग्राम का और ये U है, ये ग्राम है, ये यूनिफाइड मास है, इसको अभी ग्राम में काउंट करो तो इसको यूनिफाइड मास में काउंट करो। हाँ भैया, मैंने कहा ठीक है चलो करते हैं। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 30 ग्राम है, ठीक है, ये 30 ग्राम है तो हम नीचे को भी ग्राम में चेक करते हैं। 44U है, इसको 44 ग्राम में चेक करने 1.66 इंटू 10⁻⁻24 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं 30/44 को ऐसे एग्जिटिव उतार लिया, 30/44 यहाँ पे क्या बचा 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24। इसको अगर उल्टा करेंगे, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा ऊपर क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। भैया ये नंबर तो हमें क्लास 9 में मैंने पढ़ा था, ये एवोगैड्रो नंबर होता है, जिसे एन से डिपेंड कर एन से डिनोट करते हैं। मैंने कहा हाँ, ये भैया ये 30/44 Na हो जाएगा। मैं 30/44 Na मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं इस CO2 सैंपल में 30 ग्राम के। मैंने कहा हाँ सही है आपका आंसर। भैया तो आसान था, मैंने कहा हाँ बिल्कुल आसान था भैया, ये तो ठीक है, पर इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करा। मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं। मैंने कहा एक ऐसे क्वेश्चन लेते हैं, कोई हाई लेवल का लेवल नहीं लेते हैं। मैंने कहा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करो, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 230 ग्राम ऑफ सोडियम सैंपल। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 230 ग्राम ऑफ सोडियम सैंपल। 230 ग्राम के सोडियम सैंपल में कितने मॉलिक्यूल है। आपने कहा वो भैया इतना सारा टोटल वेट कितने हैं 230। आप तो जल्दी जल्दी करेंगे। सोडियम में कितने न्यूक्लियस होते हैं, सोडियम में कितने न्यूक्लियस होता है 23 न्यूक्लियस होते हैं। 23 न्यूक्लियस होते हैं, उसका वेट कितना होगा 23 इंटू 1 यूनिफाइड मास से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 23U हो जाएगा। मैंने कहा हाँ उसका वेट कितना हुआ, ये 23 ग्राम और कितना हो जाएगा 23U हो जाएगा।
मैंने कहा हाँ। मैं भैया ये 23 हो गया, ये 10 हो गया, 10 ग्राम अपॉन 1 यू। मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है भैया, ये ग्राम और यू है, इसको जरा चेंज करेंगे तो ये जब चेंज करेंगे ये हो जाएगा 10 एन में, क्योंकि 6.00223 × 10⁻³ आ जाएगा, जिसको हम एन बोलते हैं। तो ये तो 10 एन मॉलिक्यूल्स आ गए 230 ग्राम में सोडियम सैंपल के। हाँ ये आसान था भैया, हम भैया हमें ये तो समझ में आ गया। ये तीनों जो टॉपिक थे, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट, और ये मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट, और इससे कुछ रिलेटेड मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा है। ठीक है, तो गाइस इस पार्ट के लिए ये इतना ही था। हम अगले पार्ट में इस चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया और ये अगर लेक्चर समझ में आया और ये चैप्टर थोड़ा सा मैंने इंटरेस्टिंग बना दिया, क्योंकि मैंने मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले से हट के मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका निकाला। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।